जैसा कि दोस्तों हमारी मुख्य आयोग की एक सीरीज चल रही है और हमने पिछली वीडियो में भारतीय निर्वाचन आयोग और संघ लोक सेवा आयोग, राज्य सेवा आयोग के बारे में जाना था। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं। वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मज़ा आएगा। और आज हम इस वीडियो में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक स्वतंत्र निकाय है। वे भारतीय लेखा और लेखागार विभाग के प्रमुख होते हैं। इनके माध्यम से संसद, राज्य विधानसभाओं और अन्य सार्वजनिक निकायों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है। जैसा कि यह महालेखक नियंत्रक और महालेखक परीक्षक एक स्वतंत्र निकाय है और यह संसद, राज्य विधानसभाओं और अन्य सार्वजनिक निकायों की जवाबदेही सुनिश्चित करता है। भारत के सर्वप्रथम कैग वी नरहरि राव और अभी वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। और महालेखागार के कार्यालय की स्थापना 1860 में हुई और सर एडवर्ड ड्रम्पड पहले महालेखागार नियुक्त किए गए। महालेखागार कार्यालय की जो स्थापना 1860 में हुई और एडवर्ड ड्रम्पड पहले लेखागार नियुक्त किए गए। नियंत्रक और महालेखक परीक्षक एक संवैधानिक निकाय है। इसका भारत के संविधान में भाग 5 में अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 148 में नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों का उल्लेख किया गया है। भारत के नियंत्रक और महालेखक जो परीक्षक होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे की जाती है, उनको शपथ कौन दिलाता है और उनकी सेवा की क्या क्या शर्तें होती हैं, इसका प्रावधान भारत के संविधान अनुच्छेद 148 में किया गया है। कैग की जितनी भी शक्ति और कार्य होते हैं उसका प्रावधान अनुच्छेद 149 में किया गया है। संघ और राज्यों के खातों के विवरण राष्ट्रपति के अनुसार सीएजी की सलाह पर रखना होगा, इसका प्रावधान अनुच्छेद 150 में किया गया है। संघ के खातों से संबंधित सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसद के दोनों पटल पर रखा जाएगा, इसका प्रावधान अनुच्छेद 151 में किया गया है। सीएजी की शपथ से संबंधित जो प्रावधान है अनुसूचित तीसरी अनुसूची में दिया गया है। भारत के नियंत्रक और महालेखाकार के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, भारत की संचित निधि से दी जाते हैं। सीएजी सेवानिवृत्त या इस्तीफा देने के बाद वह भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी भी कार्यभार का पदभार नहीं ले सकता है। अर्थात जो एक बार व्यक्ति सीएजी बन जाता है वह दोबारा पद पर आसीन नहीं होता, वो भी किसी भी सरकारी पद पर। भारत के नियंत्रक और महालेखागार के कार्य कौन कौन से हैं, तो कैग भारत की संचित निधि, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश जिनकी विधानसभा है उनकी संचित निधि से संबंधित खाता के खर्चों का परीक्षण करता है। भारत के आकस्मिक निधि, राज्यों की आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खातों के खर्चों का परीक्षण करता है, पहला। दूसरा और तीसरा, केंद्र और राज्यों के विभागों के लाभ हानि खातों, बैलेंस शीट और अन्य खातों का परीक्षण करता है। चौथा, राष्ट्रपति और राज्यपाल की अनुशंसा पर अन्य प्राधिकरण के खातों के परीक्षण केंद्र और राज्यों के खातों के प्रारूप के संबंध में राष्ट्रपति की सलाह करता है और केंद्र के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जो संसद के दोनों पटलों पर रखी जाती है। राज्य के खातों से संबंधित ऑडिट रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है, जो राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाती है। संसद की लोक सेवा समिति के मार्गदर्शक, मित्र और सलाहकार के रूप में कार्य करता है। यहाँ से भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक खत्म होता है। अब हम चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तरफ। अभी तक हमने भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के बारे में जितना भी पढ़ा, अब हम जांच कर लेते हैं एक टेस्ट देकर कि आपका स्कोर कितना है, आपको समझ में आया है या नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं टेस्ट की तरफ।
निम्न में से कौन सा कथन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में सही नहीं है? वह भारतीय लेखा और लेखा विभाग का मुखिया होता है। इसका नियंत्रण केवल केंद्र सरकार के स्तर पर होता है। इसे सार्वजनिक फंड का संरक्षक कहा जाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को संक्षेप में महालेखक परीक्षक कहा जाता है। इसका नियंत्रण केवल केंद्र सरकार के स्तर पर होता है, ये गलत है। तो इसका जो सही आंसर है इसी के साथ चला जाएगा कि इसका नियंत्रण केवल केंद्र सरकार के स्तर पर होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, संसद या प्रधानमंत्री? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, समय अवधि तय नहीं होती या 3 वर्ष? इसका जो सही आंसर है ए के साथ चला जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति 6 वर्ष या 65 वर्ष के लिए की जाती है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक अपना त्यागपत्र किसे देता है? वित्त मंत्री, लोकसभा स्पीकर, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। इसका सही आंसर राष्ट्रपति के साथ सी नंबर के साथ चला जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह, लोकसभा में प्रस्ताव पास करके या केवल वित्त मंत्री की सलाह पर? तो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाया जा सकता है। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, संसद या राष्ट्रपति? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के वेतन एवं भत्ते और अन्य सेवाओं शर्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। इसका सही आंसर सी के साथ चला जाएगा। तो निम्न में से किसकी लेखा समीक्षा करने का अधिकार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को है? भारत की संचित निधि, राज्य की संचित निधि, प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहां विधानसभा हो या उपयुक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर है उपयुक्त सभी के साथ चला जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक होते हैं वह भारत की संचित निधि, राज्य की संचित निधि और प्रत्येक संघ शासित प्रदेश की विधानसभा की संचित निधि का परीक्षक कर सकते हैं, समीक्षा कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा वीडियो खत्म होता है और आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर किसी अन्य इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।